नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पार्टनरशिप के वन लाइनर क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं। परीक्षा में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो वन लाइनर क्वेश्चन आज हमने लिए हैं और वन लाइनर क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर होता है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। उसमें से जो भी क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वन लाइनर क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लास 12th आप ध्यान दीजिए, पहला चैप्टर आपका है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। उसमें से इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाइए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारतीय साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ ये आपको पता होना चाहिए। 1 अक्टूबर 1932। 1 अक्टूबर 1932 को क्या हुआ है? पार्टनरशिप एक्ट लागू हुआ है। पार्टनरशिप एक्ट लागू हुआ है, ठीक है। तो 1 अक्टूबर 1932 को पार्टनरशिप एक्ट जो है वो एस्टेब्लिश हुआ है, लागू हुआ है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करें, साझेदारी अधिनियम लागू होने से पूर्व साझेदारी से संबंधित प्रावधान किस अधिनियम में या किस अधिनियम के तहत किए गए थे? तो ये हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैं 1872 है दोस्तों ये, क्योंकि 1872 भारतीय जो साझेदारी अधिनियम है भारतीय वो 1932 है, ठीक है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो 1872 है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ये है आपका 1872 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू हुआ था और उस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत ही भारतीय साझेदारी भी शामिल की जाती थी, जब तक कि 1 अक्टूबर 1932 तक के प्रावधान आपको लागू नहीं कर दिए गए। यानी कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू नहीं कर दी, उसके पहले जो प्रावधान थे साझेदारी के वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत लिए जाते थे। सेकंड हम थर्ड बात करें, थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने है और थर्ड क्वेश्चन है, साझेदारी में जो व्यक्ति शामिल होते हैं वे व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं? तो व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं? व्यक्तिगत रूप से साझेदारी और सामूहिक रूप से फर्म कहलाते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से क्या कहलाते हैं? साझेदार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? साझेदार, ठीक है। और सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं? फर्म कहलाते हैं। सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं? फर्म कहलाते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हो गया डिस्कस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, साझेदारी में साझेदारों का दायित्व कैसा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कहीं बार पूछा जाता है। असीमित होता है, ठीक है। कैसा होता है? असीमित दायित्व होता है, अनलिमिटेड दायित्व यानी कि अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है पार्टनर्स की, ठीक है। तो व्यक्ति की जो साझेदारों की जो दायित्व होता है वो कैसा होता है? असीमित दायित्व होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या साझेदारों के मध्य लिखित अनुबंध होना आवश्यक है? क्या साझेदारों के मध्य लिखित अनुबंध होना आवश्यक है? तो साझेदारों के मध्य लिखित अनुबंध नहीं होता है, ठीक है। ये लिखित अनुबंध होना आवश्यक नहीं है क्योंकि मौद्रिक अनुबंध भी कानून की दृष्टि से मान्य है, ठीक है। अगर क्वेश्चन सीधा सा पूछा जाए कि क्या भारतीय साझेदारी अधिनियम में लिखित अनुबंध होना आवश्यक है, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मौद्रिक व्यवहार यानी कि मौद्रिक अनुबंध क्या है, मौद्रिक कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ओरल ही आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसको भी वैलिड माना जाता है, ठीक है। लेकिन बाद में डिस्प्यूट ना हो इस कारण से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक रिटर्न आपके होना चाहिए, ठीक है। रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ताकि कोई भी परेशानी यानी कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है दोनों पार्टियों के बीच में तो यहाँ पर सुलझाना आसान से हो जाए। अगला है 6 क्वेश्चन, सीमित साझेदारों के नियमन हेतु बने अधिनियम का नाम बताइए। तो सीमित साझेदारी अधिनियम 2008 यहाँ पर ध्यान रखना है। 7वां क्वेश्चन हमारे सामने है, दायित्व के आधार पर साझेदारी के प्रकार। दायित्व के आधार पर साझेदारी के 2 प्रकार हैं दोस्तों, एक आपके हैं सीमित दायित्व वाली साझेदारी, असीमित दायित्व साझेदारी, ठीक है। सीमित दायित्व और असीमित साझेदारी दायित्व, ठीक है। अगला है अपने पास, समय के आधार पर साझेदारी को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, एक निश्चितकालीन साझेदारी और एक अनिश्चितकालीन साझेदारी, ठीक है। जो ऐसी साझेदारी जिनका टाइम पीरियड निश्चित होता है, ठीक है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए ए और बी पार्टनर हैं, इन्होंने क्या करा कि 5 साल तक अपन बिजनेस करते हैं, उसके बाद अपने बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा आपस में बांट लेंगे,
तो ये क्या है, एक निश्चित साझेदारी है। लेकिन अगर दोनों पार्टनर ने डिसाइड नहीं किया कि व्यवसाय कब तक चलाना है, बिजनेस कब तक करना है, तो ये अनिश्चित साझेदारी है, क्योंकि टाइम पीरियड यहाँ पर फिक्स नहीं है। तो निश्चित साझेदारी और अनिश्चित साझेदारी किसे कहेंगे? जो निश्चित काल के लिए साझेदारी की जाती है वो निश्चितकालीन साझेदारी, और जो अनिश्चित काल के लिए साझेदारी की जाती है उन्हें अनिश्चितकालीन साझेदारी कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, उद्देश्य के आधार पर साझेदारी को कितने भागों में बांटा गया है? तो उद्देश्य के आधार पर आपकी साझेदारी है दो प्रकार की, एक ऐच्छिक साझेदारी, एक विशेष साझेदारी। जिसका उद्देश्य ऐच्छिक है, जिसका उद्देश्य विशेष है, वो विशेष साझेदारी, और जो इच्छा पर डिपेंड करता है तो वो ऐच्छिक साझेदारी कहलाएगी। 10वां क्वेश्चन है, वैधता के आधार पर साझेदारी को कितने भागों में बांटा गया है? दो। तो वैधता के आधार पर वैध साझेदारी और अवैध साझेदारी। जो कानून की दृष्टि से वैध हो वो वैध साझेदारी, जो कानून की दृष्टि से अवैध हो वो अवैध साझेदारी कहलाती है। अगली बात, यदि किसी साझेदारी में शत्रु व्यक्ति का राष्ट्र होता है, यानी कि शत्रु व्यक्ति का राष्ट्र का एक साझेदार व्यक्ति होता है, तो वह साझेदारी कहलाती है, तो वो अवैध साझेदारी कहलाएगी। यानी कि एक शत्रु देश है आपका, और इस शत्रु देश का कोई भी व्यक्ति अगर साझेदार बनता है तो ऐसी साझेदारी आपकी अवैध साझेदारी कहलाएगी, इलीगल साझेदारी, इलीगल पार्टनरशिप कहलाएगी। ठीक है, सीमित साझेदारी के साझेदारों का दायित्व कैसा होता है? सीमित होता है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन हो गया। अगला है 13 क्वेश्चन, 13 नंबर का, साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि यानी कि लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा? अगर मान लीजिए कि आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, ठीक है, साझेदारी संलेख के अभाव में आपको जो प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो होता है, लाभ हानि अनुपात होता है, वो क्या होता है? बराबर होता है। बराबर आप बांटेंगे, ठीक है, तो यानी कि समान होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। 14 क्वेश्चन है, साझेदारी संलेख के अभाव में इंटरेस्ट पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये नहीं दिया जाता है। ठीक है, आपको साझेदारी के अगर पार्टनरशिप के अभाव, डीड के अभाव में आपको ना तो सैलरी मिलेगी, ना ही कमीशन मिलेगा, और ना ही आपको इंटरेस्ट पर ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, अगली बात है, साझेदारी संलेख के अभाव में आहरण पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपको नहीं लगेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर भी ब्याज नहीं लगेगा। साझेदारी संलेख के अभाव में कमीशन, वेतन, ये भी आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने लोन लिया है, ठीक है, अगला है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के ऋण पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं। यह यदि दिया जाएगा तो किस रेट से दिया जाएगा? तो दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। और ये किस रेट से दिया जाएगा? ये 6% रेट से दिया जाएगा। ठीक है, 6% रेट से दिया जाएगा। अगला है यहाँ पर 18वां क्वेश्चन, पूंजी खाते रखने में कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो पूंजी खाते रखने की यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट में जो खाते बनते हैं वो दो विधियों से बनते हैं। पहली है परिवर्तनशील पूंजी खाता, दूसरी है स्थायी या स्थिर पूंजी खाता है। ठीक है, स्थिर पूंजी खाता विधि, फ्लेक्सिबल कैपिटल मेथड और फिक्स कैपिटल मेथड, यहाँ पर दो कैपिटल मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, अगला है स्थायी पूंजी खाते में अपनाए जाने वाले फर्म में बहियों में कौन से खाते खोले जाते हैं? तो पहला है साझेदारों के पूंजी खाते, दूसरा है साझेदारों में चालू खाते। यानी कि पहले तो पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट और पार्टनरशिप करंट अकाउंट खोले जाते हैं। अगला है 20वां क्वेश्चन, स्थिर पूंजी पद्धति अपनाने पर साझेदारों द्वारा अतिरिक्त पूंजी लगाने हेतु उस पर लेखा किस खाते में किया जाएगा? अगर स्थिर विधि है, ठीक है, स्थिर विधि है, जब स्थिर पूंजी पद्धति अपनाई जाती है तो साझेदारों द्वारा अतिरिक्त पूंजी का लेखा साझेदारों के खातों में किया जाता है। ठीक है, अगला 21वां क्वेश्चन है, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज किस शेष पर दिया जाता है? ठीक है, तो किस शेष पर दिया जाएगा? उसके प्रारंभिक शेष पर दिया जाता है। ठीक है, कैपिटल के प्रारंभिक शेष पर दिया जाता है। नेक्स्ट है, अगला है 22वां क्वेश्चन, गुणनखंड विधि में पूंजी पर ब्याज की गणना का सूत्र क्या है? तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना है? गुणनफलों का योग कर लेना है। ठीक है, गुणनफलों का योग कर लेना है, उसके बाद रेट लगा देना है, उसके बाद आपको अपॉन 100 करना है इंटू 1/12, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये गुणनफलों का योग इंटू दर बटे 100
डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, आहरणों पर पूंजी पर ब्याज की गणना गुणनखंड विधि से, तो वही सेम फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, लेकिन अगर दिनों में है तो आप 365 का यूज करेंगे और मंथली है तो 12 का यूज करेंगे। ठीक है, तो गुणनफलों का योग इंटू दर बटे 100 इंटू 12 या फिर 365। अगला है आहरण पर ब्याज की गणना औसत विधि का सूत्र बताइए। तो औसत विधि का है, सबसे पहले तो कुल आहरण अपन कर लेंगे, कुल ड्राइंग्स आपकी आ जाएगी, रेट है, ब्याज की रेट कितनी है, ठीक है, औसत अवधि कितनी है, और औसत अवधि के बाद डिवाइडेड बाय 100/12 कर दें ये, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना है आपको। अगला है वर्ष भर में प्रत्येक माह के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में आहरण पर ब्याज कितने महीने का लगेगा। ये वेरी वेरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करें कि प्रारंभ में आपका जो रेट होगा, प्रारंभ में आपका रेट होगा वो 6.5 मंथ का होगा। ठीक है, मध्य में जो रेट होगी वो 6 माह का रेट होगा। ठीक है, और लास्ट में जो रेट होगी वो आपकी 5.5 मंथ की, यानी कि 5.5 महीने का ब्याज लगेगा। ठीक है, पहले में क्या लगेगा, पहले में 6.5 महीने का ब्याज लगेगा। ठीक है, मध्य में क्या लगेगा, 6%, 6 माह का ब्याज लगेगा, और अंत में क्या होगा, ये 5.5 यानी कि 5.5 महीने का ब्याज यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमने आज शॉर्ट क्वेश्चन किए, 25 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आगे भी हम टॉपिक वाइज यहाँ पर आपके क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो आपको दोस्तों जैसा भी लगा है कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए, और आगे भी वीडियो देखना है आपको और अगले टॉपिक को भी यहाँ पर डिस्कस करें आपके साथ में, तो आपको सबसे पहले वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसी के साथ नए वीडियो के साथ फिर से शुरुआत करेंगे, आपके साथ मिलेंगे, तब के लिए जय हिंद जय भारत।